वालेकुम। आई एम डॉक्टर सना असलम, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट। आज की वीडियो हमारी बाकी वीडियो से बिल्कुल हटकर, हमारे पैटर्न से बिल्कुल हटकर है। बहुत ही मज़े का टॉपिक है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, अब आते हैं टॉपिक की तरफ कि टॉपिक है क्या। तो द इंटरेस्टिंग टॉपिक इज़ मोटापा यानी कि वेट गेन और जल्द की बीमारियाँ। कि वेट गेन का जल्द और जल्द की बीमारियों से क्या ताल्लुक़ होता है। मोटापा यानी कि वज़न का बढ़ जाना हमारी जल्द को कैसे मुतासिर करता है, बीमारियाँ कैसे करता है और वैसे जल्द पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब जो है ना, हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करने से पहले। और एक बात हमेशा की तरह, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलें जी, लेट्स कम टू द टॉपिक। अब पहले तो देखिए, मोटापा हम लोग तो कह देते हैं ना, कोई भी इंसान के खिलाफ मोटा हो गया, उसका वज़न ज़्यादा हो गया। साइंटिफिकली मोटापा कब लेवल किया जाता है? साइंटिफिकली हम मोटापा यानी कि मेडिकल टर्म में मोटापा हम तब लेवल करते हैं जब किसी इंसान का वेट अपनी आइडियल बॉडी वेट से 45 किलो ज़्यादा हो जाए। ये शदीद फॉर्म ऑफ ओबेसिटी जो होती है, मॉर्बिड ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, उसको मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ। या फिर आपका BMI जो है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, BMI मोर देन 35 चला जाए, मोर देन 30 चला जाए रादर। और मोटापे के ना डिफरेंट ग्रेड होते हैं कि आपकी माइल्ड फॉर्म आती है, मॉडरेट आती है और सीवियर ओबेसिटी आती है। तो सीवियर ओबेसिटी में मोर देन 30 और उधर से वेट जो है आपका 45 kg ज़्यादा चला गया आपके आइडियल नॉर्मल बॉडी वेट से, जितना आपका होना चाहिए। जैसे कि अगर 45 होना था, 90 से ऊपर चला गया। 50 होना था तो आपका 95 से अबव चला गया। तो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ मोटापा। ठीक है, यानी कि ओबेसिटी इन द मेडिकल टर्म्स। अब हम आते हैं जनाब के मोटापा जो होता है वो कैसे अफेक्ट करता है जिल्द को। तो डिफरेंट तरह से अफेक्ट करता है। पहले हम सिंपल चीज़ों से फिर कॉम्प्लिकेटेड वंस की तरफ जाएंगे ताकि एकदम आप लोग परेशान ना हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्किन को ले लें। अब पसीना ज़्यादा आने लग जाता है, सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। सीबम प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगी, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एक्ने का मसला होगा। ठीक है, स्किन टैग्स वगैरह का मसला ज़्यादा होगा। फिर ऑयल ज़्यादा होने की वजह से, पसीना ज़्यादा होने की वजह से जो मसाइल होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अंडर आर्म्स वगैरह में अगर आ रहा है, या आपको बाकी बॉडी पे आ रहा है, नेक पे आ रहा है, तो वहाँ पर ना मैसरेशन सी हो जाती है। ये उंगलियों के दरमियान आने लग जाता है, टांगों के दरमियान आने लग जाता है। तो वहाँ पर इतना पसीना इकट्ठा हो जाता है कि उसके अंदर फिर जरासीम ग्रो करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होकर। ठीक है, तो ये जो है ना फिर स्किन को अफेक्ट कर रहा होता है। ओके, यानी कि जब मैसरेशन होगी वहाँ पर जरासीम ग्रो करेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कैंडिडा हो सकता है। और एक टर्म होती है जो ये बगलों वगैरह में, टाँगों के दरमियान, अंडर ब्रेस्ट एरिया पे, बच्चों में यहाँ नेक पे या कहीं पे भी आ जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटरट्राइगो। तो वो एक तो पेनफुल भी होती है और दूसरा ज़ाहिर है कि खामखा में बीमारी पड़ी हुई है। तो अभी तक हमने 2-3 मसाइल डिस्कस कर लिए। ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सीवर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एक्ने वगैरह होने लगी, और फिर जो है हमारी ये मैस्ट्रेशन, इंटरट्राइगो और उसके ऊपर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन ज़्यादा हो गए। अब हम आते हैं जनाब कि फ़ीमेल्स जो हैं उनके फेस पर बाकी चीज़ों पे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि फ़ैट जो होती है ना, उसके अंदर जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो एंड्रोजन में यानी कि मेल हार्मोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। फ़ैट के अंदर एंड्रोजन प्रोडक्शन होने लग जाती है। एंड्रोजन होता है मेल हार्मोन। अब मेल हार्मोन क्या होता है कि मेल में क्या पैटर्न होता है कि उनके जो है ये बियर्ड एरिया पे और यहाँ पर बाल होते हैं। तो जब फीमेल में मेल हार्मोन की एक्सेस ड्यू टू मोटापा आएगी, ड्यू टू वेट गेन आएगी, तो उनके ये अननेसेसरी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है चिन पे। ठीक है, माउस्टेच एरिया में, बियर्ड एरिया में, यानी कि सर के बाल गिरना शुरू हो जाएंगे और अननेसेसरी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला हो जाएगा, जिसमें वेट गेन, एक्नी और ये हर्सुटिज्म, बालों के ज़्यादा हो जाने का मसला साथ साथ आ जाता है। फिर जनाब अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो होता है, हर तरह का इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा होता है मोटापे के साथ। ज़ख़म अगर कोई बन गया तो उसकी हीलिंग डिले हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोलेजन जनरेशन कम हो रही है, स्लो हो रही है मोटी स्किन के अंदर, मोटी जल्द के अंदर। और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई अच्छी नहीं आ रही होती, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और वास्कुलर सप्लाई इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसकी वजह से कोई ज़ख़म बनते भी ज़्यादा है, हीलिंग भी बहुत स्लो होती है। ठीक है, और उसमें ना पेन सेंसेशन कम हो जाती है। बहुत जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर पेन सेंसेशन नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में कम होती है, हाथों पे, पाँव पे या कहीं पे भी, टांगों वगैरह पे। जब पेन सेंसेशन कम होगी, चोट वगैरह लगेगी, इंसान को इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा। ऊपर से ब्लड सर्कुलेशन भी उधर कम जा रही है कि वास्कुलेचर इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ, तो क्या होगा, एक तो ज़ख़म बनेंगे ज़्यादा, फिर हील नहीं होंगे। ठीक है, और कोई भी पुराने बने हुए ज़ख़म है उनकी जो है वो हीलिंग वगैरह भी डिलेड होगी। सॉरी, आज मेरा मास्क बहुत मुझे सेटिंग समझ नहीं आ रही, इसको कैसे सेट करूँ, तो ये आज आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब दोबारा आते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमने डिस्कस कर लिया, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एक्ने का मसला हो गया, बाल सर से गिरना शुरू हो गए, अननेसेसरी हेयर ग्रोथ होने लगी, इंटरट्राइगो यानी कि मैसरेशन ऑफ द फ्लैक्चर स्टार्ट होगी। उसके बाद हमने कह दिया कि जनाब वुंड्स बने जा रहे हैं और हील होने में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब उसके साथ होती है ना जो मोटी स्किन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही होती है, थिक हो रही होती है, मोटी हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, एक्जिमा, चंबल बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर स्ट्राया होते हैं जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं,
स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा होते हैं, खासतौर पे चेस्ट पे, अपर आर्म्स पे, थाइस पे, एब्डोमेन वगैरह पे ना, कि वेट आप गेन करते हो या लूज़ करते हो, गेन करने के बाद जब लूज़ करते हो तो स्ट्रेच मार्क्स यानी कि स्ट्राया काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं स्किन के ऊपर, बुरे लगते हैं देखने में ऑब्वियसली। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आपने देखा होगा कि लोगों के ना नेक एरिया में, चेस्ट पे, बगलों में, गर्दन पे स्किन टैग्स होते हैं, मोके मस्से वगैरह बने हुए होते हैं, वो एकदम बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो उसका मोटापे से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। फिर होती है कुछ लोगों की ना ये नक्कल्स वगैरह जो होती हैं, नक्कल्स और जो एल्बोज़, इसके अलावा ये गर्दन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेक, ये ना बहुत काली थिक होती है, उभरे हुए ना, मसाम मसाम से, मतलब उभरी हुई वेलवेटी सी लेदर टाइप की स्किन होती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस का मसला। तो ये मसला भी मोटापे के साथ ताल्लुक़ रखता है, वैसे भी आ सकता है लेकिन मोटे लोगों में ज़्यादा आ जाता है। इस तरह टैग्स वगैरह वैसे भी आ सकते हैं, मोटे लोगों में ये सब चीज़ें ज़्यादा आ सकती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ। कोई भी किसी भी किस्म का फंगल इन्फेक्शन मोटापे में ज़्यादा होता है। फिर एक यीस्ट इन्फेक्शन होता है, फिर वर्सिकुलर इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, वो भी मोटे लोगों में ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि फंगस या यीस्ट ग्रो ही मॉइस्चर पे करती है। ठीक है, तो मोटापा खुद भी एक बीमारी है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, इसलिए वेट कम से कम रखें। देखिए स्किन पे ये हाल हो रहा है तो दिल का, गुर्दों का, बाकी चीज़ों का कितना बुरा हाल होगा ना। मोटापे ने आपको शुगर भी करनी है, आपको दिल का मर्ज़ भी देना है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाना है, एजिंग भी वक्त से पहले आ जाएगी, रिंकलिंग वगैरह वक्त से पहले आ जाएगी, क्योंकि कोलेजन जनरेशन नहीं हो रही। जब स्किन में कोलेजन नहीं होगा, इलास्टिसिटी लूज़ हो जाएगी, या आपके यहाँ पर रिंकल, ग्रो फिट, हर चीज़, एजिड आप लोग होगी, अपनी उम्र से इतने बड़े बड़े लगने लग जाओगे। ठीक है, अब जी अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, कि काफ़ी सारी जो होती है ना बीमारियां होती हैं जो मोटापा एग्रावेट कर देता है, जो बेसिकली स्किन डिजीज़ होती है मोटे लोगों में आती हैं या मोटापे की वजह से ज़्यादा हो जाती है। उसके मैं चंद एक नाम और थोड़ी थोड़ी खसूसियात आपको बताती जाती हूँ। जैसा कि एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं सोराइसिस का मर्ज़, एक कॉमन मर्ज़ होता है, इसमें जिसम पे ना उभरे हुए लाल निशान बंधन पे मछली जैसा सफ़ेद छिलका होता है। जो मोटे लोग होते हैं, अबीज़ लोग होते हैं, उनमें शुगर और ये बीमारी ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, और एक सिंड्रोम बनती है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, उसके साथ ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है। तो सोराइसिस का मर्ज़ मोटे लोगों में ज़्यादा होता है, चंबल का मर्ज़ मोटे लोगों में ज़्यादा होता है, फंगल इन्फेक्शन मोटे लोगों में ज़्यादा होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोटे लोगों में ज़्यादा होता है, यीस्ट इन्फेक्शन मोटे लोगों में ज़्यादा होता है, ये डैंड्रफ का मसला या पीवर सिकल वगैरह। अब जो भी बीमारियां जो होती है ना पसीने वगैरह से ज़्यादा होती हैं। एक बीमारी होती है जो ये बगलों में या मतलब हिप्स वगैरह पे, पेशाब वाली जगहों पे ज़्यादा पाई जाती है। बहुत ज़्यादा पेनफुल बीमारी होती है, अनलकीली कोई इतना उसका अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं है। बहुत 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 पेनफुल माइजरेबल कंडीशन होती है जिसको हाइड्रोनाइटिस सुपरटाइवा कहते हैं। उसके साथ अक्सर सुई बिगड़ी हुई एक्नी आ जाती है लोगों को बगलों में, जिस्म के निचले हिस्सों पर। ठीक है, पीछे और आगे, मतलब बटॉक्स पे एज वेल एज जेनिटल्स के ऊपर ना मोटे मोटे दाने, बहने वाले पीप वाले दाने, और ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे मोटी सी ना स्किन बीच में डेवलप हो जाती है, स्किन सिकुड़ना शुरू हो जाती है, कहीं से मोटी हो रही है, कहीं से सिकुड़ रही है, पेन होता है, मरीज़ को बुखार होता है बार बार, हाइड्रोनाइटिस सुपरटाइवा कहते हैं। तो ये मर्ज़ भी मोटे लोगों में ज़्यादा होते हैं। फिर कुछ लोगों को ना चर्बी की गिल्टियाँ बनने लग जाती हैं जिसम पे ना, ऐसे स्लिपरी स्लिपरी सी जिसम पे कहीं पे भी हर जगह पे आने लग जाती है, ये भी मोटे लोगों में ज़्यादा होते हैं। इसके लाइपोमास जिसको कहते हैं, ये मोटे लोगों में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर होता है कि कुछ लोगों की ना टांगें या बाजू या हाथ वगैरह ना फूलना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पफ़ी। आप करेंगे तो उंगली आपकी ऐसे अंदर को प्रेस हो जाएगी, या नहीं भी होगी, मतलब बहुत एडिमेटस फूले हुए सोजन वाले हाथ पाँव, जिसको हम कहते हैं लिम्फेडिमा कंडीशन होती है। ये मोटे लोगों में ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है मोटे लोगों में? क्योंकि मोटापा, थिक स्किन इतनी है कि जो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है वो नालियाँ जिन्होंने जिस्म का एक खास टाइप का पानी होता है जिसको लिम्फ कहते हैं, उसको वापस लेकर आना है, फाइनली दिल के थ्रू उसको ड्रेन आउट करना है। यानी ड्रेन सिस्टम जिस्म का ख़राब हो गया। आप देखें कहीं घर का ड्रेन सिस्टम ख़राब हो जाए, क्या होगा? पानी इकट्ठा होगा, तो जिल्द के अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब वो पानी इकट्ठा होता है तो लिम्फेडिमा बन जाता है, और उसका भी कोई ऐसा जितना कोई खास डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। मोटापा कम करना पड़ता है, और उसके बाद उसमें मल्टीपल सर्जरीज और डिफरेंट तरह की चीज़ होती है। फिर आपने देखा होगा कि मोटे लोग या वो लोग जो ज़्यादा खड़े होते हैं, उनके अगर कभी आप टांगें चेक करें तो रगें उनकी ना नज़र आ रही होती हैं ऊपर, ऐसे ऐसे रगें दौड़ रही होती हैं टांगों पे, निचले हिस्सों पर। उसको हम कहते हैं वेरिकोसिटीज़। वेरिकोज वेन ज़्यादा होती है, वो भी फिर पेनफुल कंडीशन है। वेरिकोज वेन जहाँ पे होती है वहाँ वेरिकोज एक्जिमा होता है, जो हमारे ये जो टखने होते हैं इसके दोनों तरफ आने लग जाता है। वहाँ पे ना चंबल बनी हुई होती है, और कभी ज़ख्म वगैरह, दाग वगैरह, मुख्तलिफ कलर के काले, सफ़ेद या लाल दाग धब्बे और खारिश होती है उन्हें बेचारों को, वो बना हुआ होता है। ठीक है, चंबल का मसला बन रहा होता है। फिर मोटे लोगों के अंदर थायराइड का मसला आ जाता है, थायराइड रिलेटेड स्किन डिजीज़ आ जाती हैं। अब अक्सर कुछ बीमारियां होती हैं, बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं डेरियर डिजीज़ या हेलियर डिजीज़। ये पसीने वगैरह के साथ एग्रावेट करती होती है, ये भी मोटे लोगों में ज़्यादा होती है।
तो सीधा मुझे ये चीज़ें जहन में आई हैं। लेट मी कॉल, अगर कोई और जहन में आती है तो वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। वैसे तो हंड्रेड्स ऑफ डिजीज़ हैं, फैटी लिवर डिजीज़ होगी, बहुत सारी डिजीज़ हैं जो मोटापे के साथ हो रही हैं, ठीक है। तो ये डिजीज़ मेन थी। अच्छा, कुछ स्किन कैंसर्स होते हैं, मेलानोमा वगैरह, उनका गैस्ट्रिक से ताल्लुक होता है, यानी मोटापा कहीं का नहीं आपको छोड़ता। तो वेट कंट्रोल रखिए। अब हमने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि हम कुछ डिजीज़ डिस्कस करेंगे और कुछ टिप्स। अगर बीच में मुझे कोई और डिजीज़ नज़र आई जो इंपॉर्टेंट हुई तो आई विल डिस्कस, ठीक है। अब हम आते हैं जनाब के डिजीज़ की टिप्स क्या हैं। डिजीज़ की टिप्स तो यही कि एक तो डिजीज़ का ट्रीटमेंट, स्किन की अच्छी केयर, और दूसरा यही हो गया कि आपने जो है अपने मोटापे को कम करना है। मोटापे को कम करने के लिए ना, आई एम नॉट अ डाइटिशियन, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने लाइफ में लर्न की हैं उसको यही देखा है कि वेट कंट्रोल करना है तो भाई ऐसे नहीं होगा। एक तो आपको अपना पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर आप एक रोटी खा रहे थे, आप आधी खाना शुरू कर दें, पूरे दिन में नहीं, काइंडली पोर्शंस में खाएँ। जैसे आप 3 टाइम का खाना 4 या 5 टाइम आइडियल होता है, 5 से 6 पोर्शंस बनाएँ आप। 3 टाइम के खाने को 6 हिस्सों में डिवाइड करें, थोड़ा-थोड़ा करके लें। जैसे कार्ब्स आप अपने कम कर लें, 1 to 2 पोर्शन, 2 पोर्शन आप जो है 1 to 2 पोर्शन पर मील कार्ब का रखें, यानी 5 से 6 पोर्शन एक दिन में आपके कार्ब्स के होने चाहिए। कार्ब में ही हमारे रोटी, राइस वगैरह आ जाते हैं, और ये नहीं कि आपने शुरू हो जाना है उस पर। उसकी क्वांटिटी होती है, वो आपको ब्राउज़ करके ना डिफरेंट डाइटिशियंस के जो ग्रुप होते हैं न्यूट्रिशनिस्ट के, उस पे मिल जाएंगे। कुछ बहुत अच्छे ऑथेंटिक ग्रुप आपको इंस्टा पे या फेसबुक बुक पे मिल जाती हैं, या फिर आप किसी प्रॉपर डाइटिशियन को, न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। हेल्दी वे में आपने वेट लूज़ करना है, एकदम क्रैश टाइप में नहीं चल जाना। प्रोटीन के 3 पोर्शन इनफ होते हैं। प्रोटीन में हमारे पास ये कीमा, दालें, एग्स वगैरह आ जाते हैं, गोश्त आ जाता है, ठीक है, रेड मीट या फ़िश वगैरह, ये वाली सारी चीज़ें, नट्स आ जाती हैं, वो मुनासिब क्वान्टिटी में आपको प्रोटीन और फैट्स प्रोवाइड कर देती हैं। फैट की भी 1 to 2 पोर्शन होता है। इस तरह डेयरी का 1 to 2 पोर्शन होता है। मिल्क जब आपने यूज़ करना है, स्किम मिल्क यूज़ करना है, 1 से 2 ग्लास, या फिर आप दही करेंगे, घर का बना हुआ दही, गाढ़ा है तो 3 चम्मच, पतला है तो 5 चम्मच, ठीक है। तो इस तरह से इसका हिसाब किताब होता है। और फ्रूट आपने 1 to 2 पोर्शन करना है। अब हम करते हैं कि जैसे हम किलो खाने बैठे तो हमने 10 किलो खा लिए, मैंगो खाने बैठे पूरा मैंगो खा लिया, नहीं भाई। मैंगो का 1 to 2 स्मॉल सीम सी जो उसकी बाइट कटी होंगी, छोटी-छोटी सी, ठीक है, काशनी, वो 1 पोर्शन फ्रूट आपका हो जाएगा। और मैंगो तो बड़ी जल्दी वेट गेन करते हैं। बहरहाल जिन्हें पसंद है वो लें, लेकिन पोर्शन में लें, थोड़ा लें, डेली में इतना आपको अलाउ है। इसी तरह एक बड़े साइज़ का एप्पल आप ले सकते हैं, या फिर 2 छोटे एप्पल ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के आप गावास ले सकते हैं। पियर्स का भी इसी तरह से, पीच का, पियर्स का, इनका भी इसी तरह से हिसाब किताब आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी होगी। इतना बनाना है तो आप मैक्सिमम मतलब 1 लें। लोग कहते हैं कि नहीं जी 3 खा लो, 5 खा लो, इतना ज़्यादा पोर्शन नहीं खाना। हेल्दी चीज़ को भी आप इन अनहेल्दी वे खाएँगे तो वेट गेन होगा। कुछ मैंने रिसर्च की थी वेट गेन के ऊपर कि क्या होता है। बहुत सारे लोग ना कहते हैं कि हमारा ख़ानदानी मोटापा है, हमें बीमारी है। ये डिज़ीज़ हम खुद बनाते हैं, ख़ानदानी बहुत कम होता है फैक्टर। ये नहीं मैं डिनाई करी कि नहीं होता, होता है बिल्कुल, ख़ानदानी वजूहात होती हैं, लेकिन ज़्यादा हम इसको खुद बनाते हैं। हम जो अनकॉन्शियस ईटिंग कर रहे होते हैं ना, ओवर ईटिंग, ओवर द ईयर्स, ओवर द मंथ्स, ये एक्यूमुलेट होता रहता है। ज़ीरो कैलोरीज़ होती हैं, जैसे हम ज़ीरो डाइट लेते हैं कि डाइट कोल्ड ड्रिंक ले ली, ज़ीरो कैलोरीज़ आ गई, सॉसेज ले ली, हमें पता ही नहीं चलता, नट्स हमें इतनी सारी ले ली। एक टाइम में आपने 1 to 2 टीस्पून 1 to 2 स्पून से ऊपर नट्स मिलेंगे, मुठियाँ भर के खा रहे होते हैं, तो इतनी ज़्यादा नट्स वगैरह, उसमें फ़ैट भी आएगा, प्रोटीन भी आपको नेसेसरी मिलेगी, बाकी कुछ कार्ब्स भी मिलेंगे। इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। काइंडली अपनी कैलोरीज़ काउंट किया करें। हमने जो है ना अपना BMR हमारा कम होता है, तो खाना पीना आपने कम करना है, हिलना जुलना ज़्यादा करना है। अब वॉक कितनी करनी चाहिए? 150 मिनट्स पर वीक, यानी कि अगर आप हफ्ते में 3 दिन करते हैं तो 50 मिनट, डेली करते हैं तो आप डिवाइड कर लें उसको, तकरीबन 30 मिनट्स डेली बन जाएगी, 25 to 30 मिनट्स डेली, ठीक है। यानी आप 5 दिन हफ्ते में करें तो 30 मिनट्स, और अगर 3 डेज़ करें तो 50 मिनट्स, 150 मिनट्स पर वीक वॉक करनी है। ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह होनी चाहिए। और इतनी जो चढ़ी हुई चर्बी होती है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, शरीर टाइप का जिम स्टार्ट कर देते हैं। आपने हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चलना है, अपने मसल्स को फटीग आउट नहीं करना, अपना पोर्शन कंट्रोल करें। ज़ीरो जो आपकी होती है ना, जो अननोटिस्ड कैलोरीज होती हैं, हिडन जो कैलोरीज होती हैं, काइंडली इसको कम करें, जंक अपना कम करें, प्रोसेस फूड को बंद कर दीजिए। और ये जो हमारी आदत है कि बिस्किट खा लिया, नींबू खा लिया, आप एक डायरी रखें, फूड डायरी, उसके अंदर आप एंटर करेंगे कि मैंने आज के दिन में क्या खाया, क्या नहीं खाया। तो अब आपने अपना वज़न भी कम करना है। वज़न कम करेंगे, स्किन भी आपकी बेहतर होती जाएगी, एजिंग कम हो जाएगी, रिंकलिंग कम हो जाएगी, एक्नी कम हो जाएगी, आपकी इन्फेक्शंस कम हो जाएंगे, स्ट्राया कम हो जाएंगे। एक तो वैसे आप अच्छे लगेंगे, आपके हेयर ग्रोथ वगैरह ये भी बेटर होगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप स्लिम भी लगेंगे, अपनी एज से कम भी लगेंगे। तो काइंडली वज़न कम कीजिए, अपने लिए, अपनी जिल्द के लिए, अपने दिल के लिए, ठीक है, खुद को अच्छा लगने के लिए, दूसरों को अच्छा लगने के लिए, और सबसे बढ़कर बीमारियों से बचने के लिए। इसमें जल्दी बीमारियां तो बहुत कम हैं,
अभी मैंने बहुत सीधा-सीधा बताई हैं। असल हमारा जो ये दिल को मुतासिर कर रहे हैं, हमारे गुर्दे मुतासिर हो रहे हैं, फेफड़े मुतासिर हो रहे हैं, लंग्स का काम बढ़ गया है। हाँ, मुझे इंपॉर्टेंट बात याद आ गई इंग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट मसला लोगों के पाँव वगैरह में ना कट्स पड़ने का, जिल्द की थिकनेस का मसला होता है कि पाँव में जब जिल्द, हाथों पाँव पे जिल्द थिक हो जाती है और चीरे पड़ जाते हैं, इसको हम कहते हैं केराटोडर्मा। तो मोटी जो स्किन होती है, जो मोटे लोग होते हैं, अबीज़ लोग होते हैं, क्योंकि वज़न बहुत पड़ रहा है ना आपके पाँव वगैरह पर, तो वो सारे थिक सख्त होने लग जाते हैं, हाथों की जिल्द सख्त होने लग जाती है, केराटोडर्मा डेवलप हो जाता है। फिर प्रेशर पॉइंट पे जो सख्त होती है, वहाँ पे ना ऐसे छोटे-छोटे ना लोग, कोई चंडी कहता है, कोई वॉट कहता है, कैलोसिटीज़ हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, छोटे-छोटे गोल या इस तरह से ना डिफ्यूज़ सी थिक सी स्वेलिंग बन जाती है, जो अलग ही बाकी जिल्द से नज़र आती है। उसके इमेज मैं कोशिश करूँगी। एडिटिंग मेरी वीडियोज़ की इतनी अच्छी नहीं है, अभी कोशिश कर रहे हैं थोड़ी-थोड़ी लर्न करने की। तो कोशिश करूँगी, अगर मुझे थंबनेल लगाना आ गया, पिक्चर डालनी आ गई, जिसमें एडजस्ट करना आ गया, तो फिर वो मैं डाल दूँगी, वरना आप काइंडली ब्राउज़ कर लीजिएगा कैलोसिटी लिखकर। कैलोसिटीज़, ये भी ओबेसिटी से रिलेटेड है, क्योंकि वज़न है, प्रेशर पॉइंट ज़्यादा ही प्रेस हो रहे हैं, तो वहाँ पर जिल्द थिक होना शुरू हो गई है। उधर फिर आपने बार-बार मॉइस्चराइज़ करना है। तो और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो मोटापे के साथ आ रही होती है। जोड़ों पे प्रेशर पड़ा होता है, जोड़ काम करना शुरू कर जाते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट के पास आप आएँगे स्किन के इश्यूज़ ड्यू टू ओबेसिटी लेकर, या फिर आप जो है वो जाएँगे जनाब ऑर्थो वालों के पास, तो सबसे पहले उन्होंने आपको कहना है कि डाइट प्लान करें। हम लोग तो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि मेरा बस नहीं चलता, इन्हें डाइट प्लान लिख कर दे दो। तो काइंडली आप प्रॉपर इसको कीजिए, पोर्शन कंट्रोल करना सीखिए, हिलना-जुलना सीखिए। उतना हिलना-जुलना भी ये नहीं कि एकदम ही बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ग्रेजुअली हर चीज़ को लेकर चलेंगे। पहले वार्म अप को वॉक से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके आप अपना करते जाइए। बहुत सारी ऐप्स मिल जाती हैं, जिसमें मुझे एक बहुत पसंद है माई फिटनेस पाल। बहुत सारी और ऐप्स मिल जाती हैं, फिट प्रो के नेम से आती है, ढेर सारी मिल जाती हैं। आप उनको काइंडली डाउनलोड कीजिए और अपना टारगेट रखिए, मोटिवेट करें खुद को वज़न कम करने के लिए, अच्छा लगने के लिए, बीमारियों से निजात पाने के लिए। तो काफ़ी लंबी हो गई आज की वीडियो, इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।